हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर के स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीकरण। श्वसन एक कैसी अभिक्रिया है? एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण का मतलब है जिस क्रिया में श्वसन की यानी कि जिस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, मतलब इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं ऊष्मा और ऊर्जा, यानी कि श्वसन से हमें ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब जैसे हम श्वसन करते हैं यानी कि सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। और बात करते हैं ऊष्मा की, तो ऊष्मा हमें दो चीज़ों से प्राप्त होती है। एक तो हमारे रक्त के संचरण से, यानी कि रक्त हमारी पूरी बॉडी में फैलता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है, तो हमारी बॉडी को ऊष्मा प्राप्त होती है, जिससे हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। यानी कि रक्त हमारे शरीर को ऊष्मा प्रोवाइड करता है और श्वसन से भी हमारे शरीर को ऊष्मा प्राप्त होती है, जिससे हमारा शरीर गर्म बना रहता है। यदि मतलब हमारे शरीर में रक्त का संचरण बंद हो जाए और मतलब हम सांस ना ले पाएँ, तो शरीर धीरे धीरे कैसा होता जाता है? ठंडा होता जाता है। अब हम बात करते हैं अपचय, यानी कि श्वसन एक कैसी क्रिया है? अपचयी क्रिया है। इसको कैटाबॉलिक अभिक्रिया बोला जाता है। दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक वह क्रिया होती है जिसमें दो पदार्थों को तोड़ा जाता है, और एनाबॉलिक वह क्रिया होती है जिसमें दो पदार्थों को जोड़ा जाता है। तो श्वसन एक कैटाबॉलिक क्रिया है। अब हम बात करते हैं श्वसन अंग की, यानी कि कौन कौन से अंग हैं जीवधारियों में जो श्वसन का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्तनधारी की, जिसके अंतर्गत हम सभी आते हैं, जो मतलब पशु हैं, मानव है, वो आते हैं स्तनधारी के अंतर्गत। तो स्तनधारियों का श्वसन अंग क्या है? फेफड़े हैं। हम बात करते हैं मछलियों की, यानी कि मछलियाँ किससे सांस लेती हैं? मछलियों का श्वसन अंग क्या है? तो मछलियों का श्वसन अंग क्या है? गिल्स। इन्हें गलफड़े बोला जाता है, और मतलब उर्दू में इन्हें गलफड़े बोला जाता है। अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में बोला जाता है क्लोम। तो मछलियों का श्वसन अंग क्या है? गिल्स या गलफड़े या क्लोम भी बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेढक की। मेढक का श्वसन अंग क्या है? तो मेढक में तीन अलग अलग प्रकार से श्वसन अंग कार्य करते हैं। यदि मेढक पानी में है या ज़मीन के अंदर है, तो किससे सांस लेता है? फेफड़े से। मतलब पानी में है या ज़मीन के अंदर है तो फेफड़े से सांस लेगा। तो मेढक का श्वसन अंग क्या होगा? फेफड़े होंगे। यदि वह भूमि में है, मतलब भूमिगत मिट्टी के अंदर है, तो किससे सांस लेगा? त्वचा से, अपनी स्किन से सांस लेता है। और जब मतलब मेढक बिल्कुल छोटा सा बच्चा होता है तो उसको टैडपोल बोला जाता है, तब वह किससे सांस लेता है? गिल्स से, यानी क्लोम या गलफड़े से। तो ये सभी जो है श्वसन अंग हैं जो अलग अलग जीवधारियों में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं श्वासोच्छ्वास की, यानी कि ब्रीदिंग की। तो ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना, दोनों क्रियाएं एक साथ जो है ब्रीदिंग कहलाती हैं। अगर हम बात करें कि सिर्फ हमने सांस ले ली, मतलब ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण कर लिया, तो यह क्रिया जो है ब्रीदिंग है, तो यह नहीं है। सांस को लेना और सांस को छोड़ना, ये दोनों क्रियाएं मिलकर जो है ब्रीदिंग या श्वासोच्छ्वास कहलाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सांस लेना, यानी कि इसको निःश्वसन बोला जाता है। सांस लेना यानी कि ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करना, यह क्रिया क्या कहलाती है? निःश्वसन कहलाती है। तो इसमें हम नाइट्रोजन कितना लेंगे? 78%। मतलब जितने प्रतिशत वातावरण में उपस्थित है उतना ही लेंगे, क्योंकि हम मतलब जो सांस है, सांस के रूप में जो ऑक्सीजन को लेते हैं, वो कहाँ से लेते हैं? अपने वातावरण से ही लेते हैं। तो नाइट्रोजन वातावरण में कितने प्रतिशत है? 78%। तो नाइट्रोजन कितना लेंगे? 78% ही लेंगे। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन कितनी है वातावरण में? 21%। तो कितनी लेंगे? 21% ही लेंगे। अब हम बात करते हैं CO2 की। तो CO2 कितनी है? 0.03%, यानी कि हम श्वसन के दौरान ऑक्सीजन 0.03% ही लेंगे। तो ये तो हो गया अपना निःश्वसन, यानी कि हमने ऑक्सीजन के रूप में इन सभी गैसों को भी साथ में ग्रहण किया और इतनी परसेंटेज में किया। अब हम बात करते हैं सांस छोड़ना, यानी निःश्वसन। निःश्वसन यानी कि सांस लेना, ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करना, और निःश्वसन यानी कि सांस छोड़ना, यानी कि वायु को फेफड़ों से बाहर निकालना।
तो इसमें नाइट्रोजन कितना 78 का 78 बाहर निकाल देते हैं, 78%। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितना बाहर निकलता है 17%, 17%। मतलब लिया 21% था लेकिन छोड़ कितना रहे हैं 17%, तो 4 का घोटाला कर लिया। अब हम बात करते हैं CO2 की, तो CO2 कितना छोड़ते हैं 4%, मतलब और अधिक मात्रा में छोड़ देते हैं। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्यों 17%, यानी कि ज़्यादा लिया था कम क्यों छोड़ते हैं, और CO2 लिया कम था ज़्यादा क्यों छोड़ते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हमें इतना याद रखना है। अब हम देखते हैं श्वसन मार्ग, यानी कि श्वसन मार्ग क्या है। श्वसन मार्ग, श्वसन के दौरान वायु जिस मार्ग से होकर गुजरती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। मतलब हमने श्वसन की क्रिया की, वायु को अंदर ग्रहण किया, और जिस मार्ग से होते हुए वायु मतलब गुजर रही है, फेफड़ों तक पहुंच रही है, उस पूरे मार्ग को क्या कहा जाता है, श्वसन मार्ग कहा जाता है। तो श्वसन के दौरान वायु जिस मार्ग से होकर गुजरती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। अब हम बात करते हैं अपने श्वसन मार्ग की, कि मतलब वायु पहले कहाँ जाती है, फिर कहाँ जाती है, फिर कहाँ जाती है, फिर फेफड़ों में जाके पहुंचती है। तो सबसे पहले वायु कहाँ से प्रवेश करती है, नासा छिद्र से। नासा छिद्र का मतलब है जो हमारी जो नाक में जो 2 छिद्र पाए जाते हैं उनको बोला जाता है नासा छिद्र। तो वायु कहाँ से प्रवेश करती है, नासा छिद्र से। नासा छिद्र के बाद नासा मार्ग, यानी कि नाक के अंदर का जो मतलब जो पाइप जैसा नली जैसा मार्ग है वो हो गया अपना नासा मार्ग। तो सबसे पहले नासा छिद्र, नासा मार्ग, फिर आता है ग्रसनी। ग्रसनी को बोला जाता है हल्लक, मतलब जहाँ से हम मतलब खाना खाते हैं उसके अंदर का जो मतलब जहाँ से हम मतलब खाने को मतलब गुटकते हैं या निगलते हैं वो बोला जाता है ग्रसनी। तो सबसे पहले नासा छिद्र, नासा छिद्र के बाद नासा मार्ग, नासा मार्ग के बाद ग्रसनी, और फिर ग्लोटिस वाला पार्ट मिलता है। ग्लोटिस की चर्चा भी हम बाद में करेंगे। तो नासा छिद्र, नासा मार्ग, ग्रसनी, ग्लोटिस, फिर ग्लोटिस के बाद आता है क्या, स्वर तंत्र। स्वर तंत्र के बाद श्वास नली, श्वास नली के बाद श्वसनी, श्वसनी के बाद श्वासनिका, फिर वायु कोशिकाएं, फिर रक्त, और फिर कोशिका, और फिर कोशिका से माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाती है। तो हमें याद रखना है सबसे पहले नाक के छिद्र से, यानी नासा छिद्र, फिर नासा छिद्र के बाद जो नासा का जो मार्ग है नासा मार्ग, ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्लोटिस, फिर स्वरतंत्र। अब हम देखते हैं, ये है हमारा डायग्राम। ये किसका है, फेफड़े का डायग्राम है। तो नासा छिद्र, नासा छिद्र के बाद नासा मार्ग, नासा मार्ग के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्लोटिस और स्वरतंत्र। तो स्वरतंत्र से इसमें दिखाया गया है, ये है अपना क्या, स्वरतंत्र। ये वाला हिस्सा जो दर्शाया गया है यहाँ से, ये अपना स्वरतंत्र है। तो नासा छिद्र, नासा छिद्र के बाद नासा मार्ग, नासा मार्ग के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्लोटिस, फिर कहाँ आती है ऑक्सीजन, तो कहाँ आती है, स्वर तंत्र में। फिर स्वर तंत्र के बाद कहाँ जाती है, श्वास नली में। ये है अपनी श्वास नली, श्वास नली में आएगी। फिर श्वास नली बाद में 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। देखो ये अपनी श्वास नली आई और यहाँ से आते हुए 2 भागों में डिवाइड हो गई। तो इन 2 भागों को ही बोला जाता है क्या, श्वसनी। श्वास नली, और श्वास नली के बाद फिर क्या है अपनी श्वसनी है। तो स्वरतंत्र, स्वरतंत्र के बाद श्वास नली, श्वास नली के बाद श्वसनी, फिर श्वसनी आगे जाके और भी डिवाइड हो जाती है। देखो ये श्वसनी आई, आगे ये डिवाइड हो गई, यहाँ डिवाइड हो गई, यहाँ डिवाइड हो गई। तो जो आगे और डिवाइड हो जाती है इनको बोला जाता है श्वासनिका। इसलिए वायु नासा छिद्र, नासा मार्ग, ग्रसनी, ग्लोटिस, स्वरतंत्र, स्वरतंत्र के बाद श्वास नली, श्वास नली के बाद श्वसनी, फिर श्वासनिका, स्वरतंत्र, श्वास नली, फिर आती है अपनी श्वसनी, ये 2 हिस्से, फिर श्वसनी के बाद श्वासनिका, और फिर चली जाती है वायु कोशिकाओं में। जो ये हमारे जो गोल गोल जो छल्ले दिखाई दे रहे हैं छोटे। श्वसन मार्ग के दौरान जब हमारा ऑक्सीजन एल्वियोलाई में पहुंच जाता है तो एल्वियोलाई के बाद फिर जो है रक्त में ऑक्सीजन मिल जाता है। रक्त में ऑक्सीजन मिल जाता है और हमें पता है रक्त में क्या है, हीमोग्लोबिन है, जिसकी वजह से रक्त का रंग लाल होता है। तो ऑक्सीजन मिल जाता है रक्त में और रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। तो यहाँ से काम स्टार्ट होता है किसका, हीमोग्लोबिन का। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं में बांट देता है। क्या करता है, शरीर की सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन को बांट देता है और सभी कोशिकाओं से CO2 को ले लेता है और CO2 को लाकर एल्वियोलाई में भेज देता है। और फिर जब हम निःश्वसन की क्रिया करते हैं तो वो CO2 जो है हम बाहर निकाल देते हैं।
तो हीमोग्लोबिन का यही कार्य है, जैसे भी कोई व्यक्ति सांस लेता है उस ऑक्सीजन को रक्त से ले लेता है हीमोग्लोबिन और शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में भेज देता है और सभी कोशिकाओं से CO2 को ले लेता है और CO2 को लाकर एल्वियोलाई को दे देता है और फिर निःश्वसन की क्रिया के द्वारा हम उस CO2 को बाहर निकाल देते हैं। तो हीमोग्लोबिन जो है यही कार्य करता रहता है। अब जैसे किसी व्यक्ति ने कितना 21% ऑक्सीजन लिया निःश्वसन की क्रिया के दौरान, कितना प्रतिशत लिया? 21%। अब हीमोग्लोबिन ने क्या किया? वो सभी कोशिकाओं में बांट दिया, सभी कोशिकाओं में बांट दिया तो मतलब 4% वो क्या हो गया? सब में बट गया। और जो थोड़ी बहुत मात्रा मतलब जो कम मात्रा रह जाती है, हम यही समझ सकते हैं कि कुछ मात्रा जो है कोशिकाओं में बढ़ जाती है और कम मात्रा जो है ऑक्सीजन की रह जाती है जो निःश्वसन की क्रिया के द्वारा बाहर निकलती है। और जैसे कि हमने CO2 लिया था 0.03% लिया था ना, 0.03% हमने CO2 लिया था। अब हम निकालते कितना है निःश्वसन के द्वारा? 4%, क्योंकि हीमोग्लोबिन का क्या करता है और कोशिकाओं से जो है CO2 वापस ले आता है, इसलिए उसकी मात्रा कितनी हो जाती है? 4% हो जाती है। इसलिए हम ऑक्सीजन लेते तो ज़्यादा है 21%, लेकिन बाहर निकालते कितने हैं? ओनली 17%। और हम CO2 लेते तो कम है 0.03% और निकालते कितनी है? ज़्यादा, 4%। तो यही हमारी जो है श्वसन मार्ग की क्रिया थी। सबसे पहले नासा छिद्र, फिर नासा मार्ग, फिर ग्रसनी, फिर ग्लॉटिस, फिर स्वरतंत्र अपना, फिर ये श्वास नली, फिर श्वास नली के बाद ये श्वसनी, फिर श्वसनी के बाद ये पतली पतली श्वसनिकाएँ और फिर एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई के बाद जाती है रक्त में, हमारे ब्लड में, वहाँ मिल जाता है हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन सभी कोशिकाओं को बांट देता है और सभी कोशिकाओं से CO2 ले लेता है और निःश्वसन के द्वारा हम उस CO2 को बाहर निकाल देते हैं और फिर ऑक्सीजन आता है, फिर CO2 बाहर निकालते हैं। तो यही प्रोसेस चलती रहती है। अब हम बात करते हैं एपिग्लॉटिस की, मतलब एपिग्लॉटिस या ग्लॉटिस बोल सकते हैं, कुछ भी। तो इसी के बारे में अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि जैसे मतलब अगर हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो सबसे पहले नासा छिद्र, नासा छिद्र के बाद नासा मार्ग और नासा मार्ग के बाद कहाँ जा रही थी? नासा मार्ग के बाद जा रही थी ग्रसनी में। फिर उसके बाद क्या आ रहा था? एपिग्लॉटिस आ रहा था, यही था ना। देखो यहाँ यही था ना, पहले नासा छिद्र, नासा छिद्र के बाद नासा मार्ग, फिर ग्रसनी के बाद क्या था? ग्लॉटिस। तो इसी ग्लॉटिस के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले नासा छिद्र के बाद नासा मार्ग के बाद आता है ग्रसनी और ग्रसनी के बाद आता है ग्लॉटिस। तो ग्रसनी के बाद क्या होता है? ग्रसनी के बाद जो है मतलब जो हमारा जो श्वसन मार्ग है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। ग्रसनी के बाद क्या होता है? हमारा श्वसन मार्ग जो है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। जैसे ये अपना ग्रसनी है, नासा छिद्र नासा मार्ग ऊपर है, ये अपना ग्रसनी है। अब ग्रसनी के बाद क्या होता है? 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। उससे पहले क्या मिलता है? हमें एपिग्लॉटिस मिलता है। ये क्या है? ये गोल गोल जो हमने ढक्कन लगाया है, ये क्या है? एपिग्लॉटिस है। तो यहाँ से हमारा श्वसन मार्ग 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। मतलब हम बात करें श्वसन की, यानी कि अगर नाक से क्रिया शुरू करें, नाक से सांस ले सकते हैं और मुंह से भी सांस ले सकते हैं, तो मतलब मुंह का और नाक का मार्ग एक ही होता है, जो कहाँ ग्रसनी के बाद 2 भागों में डिवाइड होता है। यहाँ से एपिग्लॉटिस की जब कहानी स्टार्ट होती है, तो एपिग्लॉटिस से भाग जो है 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। एक भाग होता है एयर का, यानी यहाँ से ओनली जो है हवा जाएगी, जो यह हिस्सा कहाँ जाता है? फेफड़ों की ओर जाता है, हवा वाला हिस्सा। और यहाँ से जो है हमारा फूड जाएगा, जो कहाँ जाता है? हमारे पेट में लेके जाता है हमारे खाना को। तो यहाँ से जो है 2 भाग में डिवाइड। जैसे ही व्यक्ति ने मतलब खाना वगैरह खाया तो ये एपिग्लॉटिस का ढक्कन इस साइड हो जाता है, दाहिनी साइड, यानी कि ढक्कन इस साइड हो गया, यानी दाहिनी साइड का एरिया कैसा हो गया? बंद हो गया। तो अब खाना आराम से बाईं ओर चला जाएगा और मतलब जहाँ जाना था जिस जगह से, उसी जगह से खाना चला जाएगा, अपने पेट में पहुँच जाएगा, क्रिया सही तरीके से हो जाती है। और जैसे ही जब हम सांस लेते हैं, हमारे अंदर एयर जाती है, तो ये एपिग्लॉटिस का ढक्कन किस साइड हो जाता है? तो यह ढक्कन बाईं ओर हो जाता है, इस साइड झुक जाता है और इस साइड जो है रास्ता हो जाती है। तो हमारी जो वायु है, सांस जो है फेफड़ों की ओर चली जाती है। तो ये सिस्टम अच्छे से चलता रहता है। और इस बात मतलब बताता कौन है इसको? मतलब अब एपिग्लॉटिस को क्या पता कि मतलब किस साइड होना है, कि खाना आ रहा है कि पानी आ रहा है, क्या? तो ये सब संकेत देता कौन है? मस्तिष्क देता है। मतलब मस्तिष्क को सब पता रहता है कि हाँ खाना खाया है, तो वो मतलब इंस्ट्रक्शन देता है कि एपिग्लॉटिस को अगर खाना खाया है तो एपिग्लॉटिस को दाहिनी ओर होना है, ताकि खाना अंदर जा सके, पेट में जा सके सही तरीके से। और अगर हमने सांस ली है तो वो मतलब संकेत देता है कि हाँ एपिग्लॉटिस को बाईं ओर होना है, ताकि दाईं ओर का रास्ता साफ हो और मतलब एयर जो हवा है, ऑक्सीजन है, वो फेफड़ों में जा सके। अब कभी कभी क्या होता है कि हम मतलब मस्तिष्क से कोई और बात सोचने लगते हैं। अब जैसे खाना खा रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, तो मस्तिष्क जो है उसी ख्याल में बिजी रहता है।
और वो एपिग्लॉटिस को मतलब अपने इंस्ट्रक्शन निर्देश नहीं दे पाता है कि हम खा रहे हैं कि सांस ले रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो एपिग्लॉटिस जो है इसी वजह से कंफ्यूज हो जाता है, अब उसको समझ नहीं आता है कि खाना आ रहा है या हवा आ रही है। तो जैसे आ रहा है खाना और बाईं ओर हो जाता है, किस ओर हो जाता है, बाईं ओर। अब बाईं ओर हो गया तो खाना तो जाएगा, तो खाना कहाँ आ जाता है, एयर वाले पार्ट में चला जाता है और फेफड़ों में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से फेफड़े क्या करते हैं, अब फेफड़े को तो हवा चाहिए तो अंदर खाना जाता है, तो फेफड़ा क्या करता है, उस खाने पर अटैक करता है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि अरे ये खाना कहाँ आ रहा है, उसको अटैक करता है, बाहर निकालने की कोशिश करता है, धक्का देता है। इस वजह से हमें जो है ठसका टाइप का लगता है या हिचकी आती है। कभी कभी हमारी नाक से भी खाना निकल आता है, पानी निकल आता है। तो यही सब खेल जो है एपिग्लॉटिस का है। अब हम बात करते हैं डायफ्राम की। डायफ्राम क्या है, तो जब हम निःश्वसन करते हैं यानी कि वायु को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो मतलब श्वसन मार्ग के द्वारा जो है हमारे फेफड़ों में वायु पहुंच जाती है। लेकिन जब हम निःश्वसन करते हैं यानी कि CO2 को बाहर निकालते हैं, वायु को बाहर निकालते हैं निःश्वसन के द्वारा, तब यह क्रिया जो है आसानी से बिना डायफ्राम के संभव नहीं हो सकती है। जब हम सांस लेते हैं यानी कि निःश्वसन करते हैं, तब डायफ्राम क्या होता है, नीचे की ओर झुक जाता है, नीचे की ओर झुक जाता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं यानी कि निःश्वसन करते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं, तो डायफ्राम ऊपर की ओर उठने लगता है और फेफड़ों को धक्का देता है ताकि जो है हमारी जो है CO2 बाहर निकल सके। तो डायफ्राम बहुत मदद करता है। जैसे सांस ली, अब बाहर छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, सांस निकल ही नहीं रही है, तो दोबारा भी सांस नहीं ले पाएंगे, तो उस व्यक्ति की सांस रुक जाती है। यदि डायफ्राम टूट जाता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। यानी कि सांस लेने मतलब सांस लेने का भी बोल सकते हैं, मतलब विशेष रूप से अगर बात करें तो सांस छोड़ने में डायफ्राम जो है बहुत हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं हमारा ज्वारीय आयतन क्या है, यानी कि टाइडल वॉल्यूम क्या है। श्वसन के दौरान ग्रहण की गई और त्यागी गई वायु के कुल आयतन को ज्वारीय आयतन कहते हैं। इसकी मात्रा 500 ml होती है। यानी कि श्वसन के दौरान यानी कि जितनी हमने ऑक्सीजन जो है या वायु हमने जितना ग्रहण किया है और जितना त्यागा है, उसका जो टोटल वॉल्यूम है, उसका जो टोटल आयतन है, उसको बोला जाता है ज्वारीय आयतन। इसकी मात्रा कितनी होती है, 500 ml। यानी कि एक श्वासोच्छ्वास में या एक ब्रीदिंग में, यानी कि एक बार निःश्वसन करने यानी कि सांस लेने में और एक बार निःश्वसन करने यानी सांस छोड़ने में हम टोटल लगभग 500 ml जो है वायु का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं जैव क्षमता यानी कि विटल कैपेसिटी क्या है। बलपूर्वक निःश्वसन के बाद यानी कि एक बार हमने क्या किया, निःश्वसन किया अच्छे से, मतलब कि निःश्वसन का मतलब क्या है, निःश्वसन का मतलब है हमने CO2 को बाहर निकाल दिया, रिलीज कर दिया। यानी कि बलपूर्वक यानी हम जितना कर सकते हैं उतना। बलपूर्वक निःश्वसन के बाद वायु की वह मात्रा जिसे फेफड़ों द्वारा अंतः श्वासित किया जाता है जैव क्षमता कहलाती है। यानी कि बलपूर्वक निःश्वसन के बाद भी वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों में बनी रहती है उसे क्या कहते हैं, जैव क्षमता कहते हैं। मतलब हमने निःश्वसन किया, जितना हम अधिक कर सकते थे हमने CO2 को बाहर निकाला, उसके बाद भी जो वायु हमारे फेफड़ों में बची रह गई है, शेष बची रह गई है, वह क्या कहलाती है, हमारी जैव क्षमता यानी कि विटल कैपेसिटी कहलाती है। अब हम बात करते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी यानी हमारे फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी है। कुल क्षमता का मतलब है हमारे फेफड़ों में कुल कितनी जो है वायु रह सकती है या टोटल उसका वॉल्यूम कितना है, टोटल उसका आयतन कितना है कि वो कितनी वायु अपने अंदर रख सकते हैं। फेफड़ों में वायु की कुल मात्रा को फेफड़ों की क्षमता कहते हैं। यानी कि फेफड़े जितनी अधिक मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा वायु की वह मात्रा जितनी फेफड़े मतलब अपने अंदर रख सकते हैं वह क्या कहलाती है, फेफड़ों की क्षमता कहलाती है। इसका मान 6000 ml होता है। यानी कि फेफड़े अधिकतम 6000 ml तक की वायु अपने अंदर रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में। यानी कि जो ऑक्सीजन के सिलेंडर रहते हैं उनमें मतलब ऑक्सीजन के साथ साथ और कौन सी गैस होती है। जैसे हम एनवायरनमेंट से जब ऑक्सीजन लेते हैं तो उसके साथ साथ हम और भी विभिन्न प्रकार की गैसें लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तो लेते हैं और भी मतलब गैसें लेते हैं। तो मतलब अगर जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर की यूज करते हैं, यदि उसमें प्योर ऑक्सीजन होगा तो वो हम मतलब झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी मतलब उतनी कैपेसिटी नहीं है या
हम उस प्रकार से अनुकूलित नहीं है, क्योंकि हमें फ्रेश बिल्कुल ऑक्सीजन तो मिलती नहीं है प्योर। तो इसीलिए ऑक्सीजन सिलेंडर में भी ऑक्सीजन के साथ कुछ अन्य गैसें रहती हैं या कुछ अन्य गैसों का मिक्सचर रहता है जो हमें देखना है। तो हम बात करते हैं पर्वत, यानी जैसे कोई व्यक्ति है जो पर्वत पे चढ़ रहा है, माउंट एवरेस्ट वगैरह पे, मतलब जो चढ़ाई करते हैं जो लोग, ऊंचाई पर पहुंचने पर जो है ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिलती है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ वो करते हैं। तो उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या होता है, तो उनमें जो है ऑक्सीजन होता है और साथ में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। अगर हम बात करते हैं समुद्र, यानी कि समुद्र के अंदर जो गोताखोर वगैरह हैं वो किसका यूज करते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यूज करते हैं। ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। अगर हम बात करते हैं गहरा समुद्र, यानी कि मतलब ज़्यादा गहराई के अंदर अगर जाएं, मतलब 300 फीट तक की गहराई की बात करें, तो वहाँ पर क्या लिया जाता है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन रहता है। ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। अगर हम बात करते हैं वेंटिलेटर की, यानी कि आईसीयू में जो वेंटिलेटर रहते हैं उनमें क्या रहता है, तो उनमें रहता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर रहता है। वेंटिलेटर पे जो मतलब जो पेशेंट रहते हैं उनके जो मतलब सिलेंडर रहता है ऑक्सीजन का सिलेंडर, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रहता है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करें। टेक केयर, बाय बाय।